अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग ब्लड ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने पहले डिस्कस किया, तो अभी हम मेंशन करते हैं यहाँ पे कि RH फैक्टर क्या होता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो जब हम किसी को बताते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, अब मैं कहती हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो जो मैंने पॉजिटिव बोला ना, वो RH फैक्टर की वजह से बोला। RH फैक्टर जो है ना, उसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग देख लेते हैं। द RH फैक्टर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द ब्लड ऑफ अ rhesus monkey आल्सो कॉल्ड rhesus फैक्टर। सबसे पहले इस फैक्टर को मंकी में डिस्कवर किया गया था और उसके बाद इसको ह्यूमन बींग्स के ब्लड ग्रुप में इम्प्लीमेंट किया गया ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। इफ़ एन RH पर्सन रिसीव्स, हम कहते हैं इफ़ एन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव्स RH पॉजिटिव ब्लड, हीमोलाइसिस एंड एनीमिया अकर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है जी। अच्छा, एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, उसको ब्लड लग गया A पॉजिटिव का, तो इन रिटर्न उसके RBCs की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी और उसकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, उससे एनीमिया हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि जब किसी को ब्लड डोनेट करना होता है या ब्लड लेना होता है किसी से, तो ब्लड कॉम्पैटिबिलिटी को चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है कि क्या ये ब्लड ग्रुप इस काबिल है या जिसका ब्लड हम खुद ले सकते हैं, तो ये ज़रूर देखा जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया ना कि अगर एक नेगेटिव पर्सन RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड लग जाता है RH पॉजिटिव ब्लड का, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे का, तो इन रिटर्न उसकी बॉडी में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हालांकि उसकी तो खून की कमी पूरी होनी चाहिए क्योंकि उसको खून लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, उसके ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, उनके लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाता है वो बंदा। RH फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन प्रेगनेंसी। अब हम कैसे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, यहाँ पे ना हम मोस्टली दो चीज़ों को मेंशन करते हैं। पहली बात, जब शादी करनी होती है तो अब अभी हमें तो नॉलेज नहीं है, मींस अब मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या पाकिस्तान की बात कर लेते हैं या लोअर क्लास की बात कर लें, तो इतना नॉलेज नहीं है कि ब्लड टेस्ट करवा के कि शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। ऐसा नॉलेज नहीं है किसी के पास भी, लोगों को शऊर ही नहीं है कि ऐसा भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दो अहम बातें, सबसे पहले शादी से पहले ब्लड टेस्ट लड़के और लड़की का करवाना ज़रूरी होता है ताकि ब्लड कंपैटिबिलिटी का पता चल जाए। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है कि सही ब्लड ग्रुप जो है वो होना चाहिए, RH फैक्टर बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ऑपोजिट ब्लड ग्रुप के लोगों की शादी हो जाती है, यानी एक बंदे का पॉजिटिव हो गया एक का नेगेटिव हो गया, तो वो जो बेबी कंसीव करेंगे वो बेबी हेल्दी नहीं होगा, वो भी उसके ब्लड में भी हीमोलाइसिस हो रही होगी, उसकी बॉडी में हीमोलाइसिस हो रही होगी और वो भी एनीमिया का पेशेंट होगा, एनीमिक होगा वो बेबी भी। तो इसलिए मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब पॉजिटिव जिस बंदे का ब्लड ग्रुप है, मेरा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना, तो मेरे जो बॉडी के ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं ना, उनके ऊपर यूँ पॉजिटिव करके ना ये RH पॉजिटिव फैक्टर्स जो है ना वो अटैच हुए हुए हैं। और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होगा, B नेगेटिव होगा, AB नेगेटिव होगा, O नेगेटिव होगा, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो यूँ होगा RH नेगेटिव। जैसे यहाँ पे रेड ब्लड सेल दिखाए हुए हैं ना, बिल्कुल वैसे होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। अब जो बात मैंने की ना कि RH अगर पॉजिटिव और RH नेगेटिव अगर ब्लड डोनेट हो गया या फिर शादी हो गई उनकी, उनका बेबी हो रहा है, बेबी कंसीव किया उन्होंने, तो जो कंडीशन है ना उस बेबी की कि वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप का उस बेबी पे या उस विमेन की प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ेगा, उसको कहते हैं जी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यानी उस फीटस के ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर, वॉम्ब के ऊपर
बेबी के ऊपर, बेबी के ब्लड के ऊपर, बेबी की ग्रोथ के ऊपर, बेबी की इम्यूनिटी के ऊपर जितने भी असरात होंगे ना इस पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या फादर और मदर के पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से, वो सारा हम लोगों ने स्टडी करना है जी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर। इज़ आ हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक का वर्ड ब्लड के बारे में जब भी बात हो रही होगी ना तो हीमोलिटिक का वर्ड यूज़ होगा, हीमोग्लोबिन का वर्ड यूज़ होगा। इन द फिटस और neonate caused by transplacental transmission of maternal antibodies to fetal RBCs। यानी माँ का ब्लड ग्रुप और अब देखें ना, बाप का और माँ का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव और फादर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, अब उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप भी अगर नेगेटिव आ जाता है, यानी माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, तो वो जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा वो माँ के इम्यून सिस्टम के लिए थ्रेट होगा। यानी माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो उस बच्चे के जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, उस नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से उस बच्चे को हमारा उस विमेन का इम्यून सिस्टम थ्रेट कंसीडर करेगा और वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। माँ की एंटीबॉडीज़ उस बेबी के ऊपर अटैक कर देंगी और अटैक के नतीजे में हीमोलाइसिस होगी, सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी उस फीटस में, उस बेबी को, ठीक हो गया ना। यहाँ पे ये बात हो रही है। द डिसऑर्डर यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड ग्रुप्स ऑफन RH एंटीजन्स। वही बात जो मैंने पहले बताई कि अब असूलन तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होना चाहिए था ना, यानी A पॉजिटिव हो जाता, B पॉजिटिव हो जाता, यानी पॉजिटिव हो जाता क्योंकि माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। तो अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता तो बेबी हेल्दी होता, उसकी फीटस की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट बिल्कुल सही हो रही होती और ना ही माँ का इम्यून सिस्टम उस बेबी को थ्रेट कंसीडर करता, एंटीजन कंसीडर करता। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया क्योंकि उन लोगों ने पहले, माँ बाप ने पहले शादी से पहले टेस्ट करवाया ही नहीं हुआ था। या फिर एक और बात होती है कि प्रेगनेंसी में अगर अर्ली एज में हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो जो वीमेन होती है उसको ब्लड शॉर्टेज हो जाती है, हेल्दी होती है तो भी हो जाती है, मोस्टली कंडीशंस में उसको ब्लड शॉर्टेज हो जाती है, सॉरी ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत तो पड़ती है, मेजॉरिटी केसेस में पड़ती है। कुछ को एन टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे होती है और कुछ को पहले भी एनर्जी के लिए ना लगने होते हैं, ड्रिप्स वगैरह लगती हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, अगर बिलफर्ज वो भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बंदे की हो जाती है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बंदे का ब्लड मिल जाता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली बंदी को, तो फिर भी यही मसला स्टार्ट होगा, फिर भी फीटस के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, फीटस की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, हीमोलाइसिस होगी, एनीमिक हो जाएगा वो। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में हम लोग यही बात कर रहे होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। Erythroblastosis fetalis occurs due to RH incompatibility between the mother and the fetus, resulting in severe anemia and sometimes death of the fetus। यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम कहते हैं कि ओपोजिट ब्लड ग्रुप्स हो गए, माँ का भी और बच्चे का भी, तो माँ के इम्यून सिस्टम ने कंसीडर किया कि ये जी थ्रेट है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। माँ का इम्यून सिस्टम, माँ की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देंगी, मीन्स उस फीटस के सेल्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर। तो इन रिटर्न ना उस फीटस को ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, वो एनीमिक हो जाएगा। और अगर उसकी एनीमिक की कंडीशन सीवियर हो गई है और पता नहीं चल सका तो उस बेबी की डेथ हो जाएगी और फिर एज अ रिज़ल्ट हम कहते हैं जी कि मिस कैरेज हुआ है। और मिस कैरेज के बाद अबॉर्शन करवा लिया जाता है। तो ये मीन्स ना हम कहते हैं कि हम अपनी ना कम अक्ली की वजह से मोस्टली केसेस में ऐसे मसाइल ख़ुद पैदा कर रहे होते हैं। अब ये है जी प्लेसेंटा वॉर्म बनी हुई है, एंटीबॉडी। अब एक RH पॉजिटिव, हम कहते हैं RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स हैं और RH नेगेटिव ब्लड सेल्स हैं। RH पॉजिटिव हम कहते हैं माँ के हैं, RH नेगेटिव बेबी के हैं। तो माँ के जो इम्यून सिस्टम था उसने आगे एंटीबॉडी बना दी ना, तो वो एंटीबॉडी डेथ काज कर देगी। बेबी जो है वो फीटस के अंदर जो बेबी है वो वीक हो जाएगा,
अभी तो उसकी ग्रोथ हो रही थी, अभी तो उसकी डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन जब अभी से ही उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ के अटैक स्टार्ट हो गए हैं तो ऑब्वियसली उसने मज़ीद वीक होना है, मज़ीद उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होनी है, उसके में ब्लड डेफिशिएंसी होनी है, उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होनी है, उसकी नॉर्मल कंडीशन डिस्टर्ब होनी है, एंटीबॉडीज़ ने उसको किल करना है, तो ऑब्वियसली बच्चे की डेथ तो ऑब्वियसली होनी ही है ना फिर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी कि एमनियोसेंटेसिस इज़ अ पेरेंटल, हम कहते हैं ट्रीटमेंट है डेट हेल्प्स डिटेक्ट क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज़ इन द फीटस। अच्छा, ये एमनियोसेंटेसिस जो है ना, ये हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि फ़ीटस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। यानी जब क्रोमोसोम्स असॉर्ट हो रहे थे, या हम कहते हैं कि हम लोगों ने अगर चेक करना है कि बेबी जो है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, या कोई म्यूटेशन तो नहीं है उसके अंदर, या क्रोमोसोमल एबरेशन चेक करनी हो, तो फिर ये एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जो है इसके थ्रू चेक किया जाता है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि बेबी नॉर्मल है या डिफेक्टेड है या मेंटली रिटार्डेड है या हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी पता चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे ब्लड, अब ये कैसे किया जाता है कि ब्लड फीटस के अंदर इंजेक्ट किया और फ्लूइड लिया, या इंटरनल मटेरियल जो है उसको लिया, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया। एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक का वर्ड होता है एग के लिए यूज़ होता है, यानी एग या वॉम्ब या प्लेसेंटा। अब इसके आउटर साइड पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसलिए यहाँ पे एमनियोटिक का वर्ड यूज़ है। मोस्टली एमनियोटिक का वर्ड ना ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है, रेप्टाइल्स के लिए यूज़ होता है, रेंगने वाले जानवरों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो अंडे देते हैं तो उनके अंडे जो होते हैं वो एमनियोटिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और बात कर देती हूँ, मुर्गी के अंडे की बात करते हैं यूजली हम लोग देखते हैं ना, तो वो एमनियोटिक है। कैसे कि वो प्रोटेक्टेड है, आउटर शेल जो है उसका वो हार्ड होता है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको एमनियोटिक एग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होगा जो बेबी के लिए कुशन का काम करेगा। तो यहाँ पे ये उस एमनियोटिक फ्लूइड की बात की, उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं जिस रेंज में, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में उसको यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कि कोई क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है या नहीं है। ये अब यहाँ पे देखना ऐसे अल्ट्रासाउंड। अब ये देख लेते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस जो है ना वो ये हो यहाँ पे हो रहा है। मदर की स्पाइन है, रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, और फिर ये वॉम्ब के अंदर बेबी है, और फिर साइड पे एमनियोटिक फ्लूइड है जो उसको कुशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर माँ की ब्लेडर। अब ये सिरिंज अब हो कैसे रहा है, सिरिंज जो है वो इंसर्ट की एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर और यहाँ से फ्लूइड ले लिया, और ऊपर से अल्ट्रासाउंड डिवाइस जो है ना उसको रोटेट किया जा रहा है, उसको मूव किया जा रहा है पूरे वॉम्ब के ऊपर। तो इससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि जो फीटस में बेबी है या जो फीटस है वो बेबी हेल्दी है या नहीं है, उसमें अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबरेशन है या नहीं है, तो ये पता लगाया जा सकता है। और अगर कोई क्रोमोसोमल एबरेशन डिटेक्ट हो जाती है तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेबी जो है वो कंसीव करना चाह रहे हैं या वो मिसकैरेज करवाना चाह रहे हैं, तो ये उन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है या उनका फ़ैसला होता है। लेकिन उनको आगाह ज़रूर किया जाता है कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है। आई होप ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस का कॉन्सेप्ट और RH ब्लड ग्रुप्स जो है ना ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।